नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है भाई का कुछ पता न चलने पर शहर पहुंची बेटी ने जब अपने भाई को देखा और आवाज़ लगाई तो उसने अपनी बहन को ही पहचानने से इनकार कर दिया। फिर हुआ कुछ ऐसा चमत्कार कि बेटे ने जिन परिवार वालों को ठुकराया था उसे वापस उसी घर आना पड़ा, उन लोगों के ही पास। लेकिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके घर की जगह तो आखिर क्या था वहाँ? क्यों वह इतना आश्चर्यचकित हो गया? आइए जानते हैं। अरे माधुरी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितनी देर लगाओगी? अब सुबह सुबह 5 बजे ट्रेन आती है और ठीक समय पर अगर हम नहीं पहुँचे तो सवारी इधर उधर हो जाएंगी। और फिर यह 2-3 ट्रेन निकलने के बाद तो पूछो ही मत। पूरे दिन में 200-400 रुपये का काम हो जाए तो बड़ी बात मानो। तो माधुरी जी अपने पति मनोज जी से बोली, अच्छा, तो अब 2 मिनट में आपकी सारी ट्रेन निकल गई और इन ट्रेनों के बाद जैसे आपका कोई काम ही नहीं मिलेगा आपको। पूरे दिन आपकी बिल्कुल भी कमाई नहीं होगी जैसे। क्या इतनी सुबह सुबह भाग रहे हैं? कितनी सर्दी हो रही है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि ज़रा 2 मिनट रुक जाओ, चाय पी जाना। कौन सी आफत आ जाएगी 2 मिनट में? मनोज जी माधुरी जी से बोले, तुम समझती नहीं हो माधुरी, अगर यह 2-3 ट्रेन निकल गई ना तो इसके बाद दिन निकलने लगता है, और दिन निकलने के बाद कोई भी हमारी इस रिक्शा में बैठना पसंद नहीं करता। सब लोग चाहे 10 रुपये फालतू दे दें, लेकिन सब इलेक्ट्रिक बस और ऑटो में बैठकर चलते हैं। और यहाँ हम रिक्शा वालों को हमारी मेहनत के पैसे देने में भी उनका दम सूखता है। पूरे दिन तुम्हें क्या पता कि कैसे कैसे करके 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते हैं हम। खैर, तुम अब रहने दो, फटाफट चाय बना दो, किसी भी वक्त ट्रेन आ जाएगी, वरना और अभी जाने में भी हमें 10 मिनट लगेंगे। तो माधुरी जी बर्तन में चाय करती हुई बोली, अच्छा, तो अब इन ट्रेनों से आपका दिन का खर्चा निकल जाएगा। तो वह बोले कि हाँ, देर सवेर जब जब कोई वहाँ नहीं मिलता तो कई बार हमें ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, सवारियाँ ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टेशन पर जाकर खड़े रहते हैं, सवारियाँ खुद ब खुद आती जाती हैं और पैसे भी बिना किसी चिक चिक के दे देती हैं। स्टेशन से जाकर अगर किसी का सामान उठा लो तो 10-20 रुपये और फालतू ही मिल जाते हैं। फिर अपने पति मनोज जी की ओर चाय का बर्तन खिसकाती हुई माधुरी जी बोली, पता नहीं हमारे जीवन में भगवान ने कितना संघर्ष लिख दिया है। अभी तक इतनी मुसीबतें झेली हैं, वह सब क्या कम थीं, जो अभी एक भी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन कोई नया खर्चा बढ़ जाता है, हर दिन कोई नई परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन मजाल है जो कोई खर्चा कम हो जाए। अपनी पत्नी माधुरी जी की बात सुनकर चाय पीते पीते मनोज जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, इतना परेशान क्यों होती हो? जो होगा सब अच्छा होगा। ईश्वर ने हमारे लिए भी कुछ तो अच्छा सोच ही रखा होगा ना। आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। सब दिन एक जैसे नहीं होते। और फिर मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं। मुझे और क्या चाहिए जीवन में? सब कुछ पैसा नहीं होता, और थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं अभी हम झेल रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो वह भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बस एक बार हमारा मुन्ना पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, फिर देखना, यह हमारे सारे दुख सारी तकलीफ़ें यूं दूर कर देगा। मनोज जी की बात सुनकर माधुरी जी बोली, हाँ हाँ, बस रहने दीजिए, ज़रा कोई बात छेड़ी नहीं कि आप तो अपने सपनों के महल बनाना शुरू कर देते हैं, और इसके ऊपर आप इतने सपने मत देखने लग जाया करिए। मुझे इससे 2 पैसे की उम्मीद नहीं है, ना पढ़ता है ना लिखता है, बस फालतू की बातों में अपना दिमाग लगाता है।
कभी किसी काम के लिए कह दो तो एक बार में सुन नहीं सकता, और उधर मेरी बच्ची एक बार में मेरे हर काम की सुन लेती है। लेकिन देखो, पैसों की कमी के कारण हम उसे सही से पढ़ा भी नहीं सकते। इससे तो आप दोनों को ही सरकारी स्कूल में डाल दीजिए। यह जो अपने सर पर बोझ लिए फिरते हैं हर महीने फीस जमा करने का, कम से कम इससे तो आज़ादी मिलेगी। तो मनोज जी चाय पीकर अपना चाय का बर्तन खिसकाते हुए बोले, तुम्हें तो मौका चाहिए बस, और शुरू हो जाती हो। अब मेरे पास बात करने का समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। यह सब बातें अब हम बाद में करेंगे। अब तुम चुपचाप खाना बनाकर बच्चों के लिए तैयार रख दो। जब बच्चे उठेंगे तो नाश्ता करके स्कूल चले जाएंगे। तब तक मैं कुछ काम देख कर आता हूँ। इतना कहकर मनोज जी सुबह सुबह कड़कड़ाती हुई सर्दी में 5 बजे ही घर से निकल गए। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित एक झोपड़पट्टी में वह रहा करते थे। किराए पर रिक्शा लेकर चलाना शुरू किया था और धीरे धीरे करके उन्होंने उस किराए के रिक्शे को खरीद लिया। लेकिन अभी वह रिक्शा चलाकर ही अपना भरण पोषण कर रहे थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे यह बच्चे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनके खर्च बढ़ ही रहे थे। चाहे खाने पीने का खर्च हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च हो, या उनके पहनने ओढ़ने का खर्च हो। धीरे धीरे बस खर्चों में बढ़ोतरी और कमाई में कमी हो रही थी, क्योंकि जब से इलेक्ट्रिक वाहन आए तब से इन रिक्शों में बैठना कोई पसंद नहीं करता था। इसी वजह से मनोज जी की कमाई पर भी बहुत अंतर पड़ गया था, और इसीलिए बेचारे अंधेरे अंधेरे में ही काम पर चले जाया करते। अब ऐसे ही समय गुजर रहा था। मनोज जी अपना काम करते और घर में 2 पैसे कमा कर लाते, और उनकी पत्नी माधुरी जी उन्हीं पैसों में घर का खर्चा चलाया करती। मनोज जी चाहे जितने भी पैसे लेकर आएं, एक सुघड़ गृहिणी की तरह माधुरी जी अपना घर संभाल कर चलाती। यदि पैसे कभी ज़्यादा कमा लिया करते तो उन्हें अगले महीने के लिए संभाल कर रख लिया करती, या अगले दिन के लिए, क्योंकि किसी किसी दिन तो वह ना कुछ कमाई करके ही वापस आते थे। ऐसे ही बस दोनों अपने बच्चों से आस लगाए बैठे थे कि अब तो बस धीरे धीरे करके उनके बच्चे बड़े हो जाएं, और दोनों ने ही यही उम्मीद लगाई थी कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वह ही उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकेगा, क्योंकि कहीं न कहीं अब उन दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि मनोज जी कितनी भी मेहनत मजदूरी करके यह रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को या तो अच्छी परवरिश देकर अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं, या फिर अपने रहने सहने का इंतज़ाम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। शुरू शुरू में तो उन लोगों के पास रहने सहने का भी कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मनोज जी ने जैसे तैसे भी हो अपने बच्चों के सर पर एक छत तो उड़ा ही दी थी, और अब उनकी कोशिश थी कि वह इस छत को और मजबूत बना सकें। वह अपने बच्चों के लिए चाहे किराए का ही सही, एक कमरे का ही सही, पर कम से कम मकान का इंतज़ाम करवा सकें। इसके लिए अब मनोज जी कभी कभी तो पूरी पूरी रात तक घर नहीं लौटते, क्योंकि इधर बेटे की पढ़ाई थी और उधर अपने बच्चों को उस झोंपड़पट्टी से निकाल कर एक ढंग के घर में रखने का उनका सपना, ढंग का हो या ना भी हो, लेकिन कम से कम वह चाहते थे कि उनके बच्चों के सर पर एक ऐसी छत हो जो बारिश आने पर उन्हें कटोरे लेकर खड़े ना रहना पड़े, जो तेज़ आंधी आने पर उस छत के उड़ने का डर ना हो, जो उन्हें सर्दी गर्मी और बरसात हर मौसम से बचा सके। और इसके लिए वह इतनी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उनकी कमाई इतनी ज़्यादा तो थी नहीं। इसीलिए उन्होंने बेटी को सरकारी स्कूल में डाल दिया और बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, और ऐसे ही मेहनत करते रहे। अब धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे
और अब देखते ही देखते उनके बेटे अंश ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली और उनकी बेटी भी इधर सरकारी स्कूल में ही 9वीं कक्षा में आ गई। पढ़ने में उनकी बेटी बहुत होशियार थी। यूं तो उनका बेटा अंश भी पढ़ाई में कुछ कम नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से सोनी को कभी भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, उस हिसाब से पढ़ने में वह भी बहुत अच्छी थी। और इधर अंश अब पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में ही देने लगा, क्योंकि अब जैसे जैसे अंश और सोनी बड़े हो रहे थे, उन्हें अपनी स्थिति का अंदाज़ा लग रहा था कि वे जिस हालात में हैं और इन हालातों को बदलने के लिए उन्हें मेहनत करनी होगी और कैसे भी करके इस परेशानी से निकलना होगा। हालांकि अपनी कड़ी मेहनत से मनोज जी अपना एक सपना साकार करने में तो सक्षम रहे, लेकिन बाकी के सपने अभी तक पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि बेटा बेटी तो अभी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन हाँ, उनका एक सपना सच ज़रूर हुआ था, और उनका वह सपना था कि वह अपने बच्चों को एक स्थायी छत दे सकें। और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक कमरे का मकान किराए पर ले ही लिया। अब कम से कम उनके बच्चे और उनकी पत्नी को बरसात के मौसम में जगह जगह कटोरा और बर्तन लेकर खड़ा नहीं रहना पड़ता, ना ही आंधी के समय अपने सर से छत उड़ने का डर बना रहता। अब वे लोग निश्चिंत थे और ऐसे ही अपना समय गुजार रहे थे। इधर माधुरी जी और मनोज जी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहे थे, और साथ ही वह यह सपने भी देख रहे थे कि जब उनका बेटा पढ़ लिख कर कमाने लगेगा तो वह अपने माँ बाप को भी एक अच्छी ज़िंदगी देगा, और इसके लिए वह अपने बेटे पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके उसे आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते, क्योंकि कहीं न कहीं एक पिछड़ी हुई सोच ने उन्हें बांध रखा था। बेटियां केवल ससुराल में जाकर 2 वक्त का खाना ही तो बनाती हैं। उनकी इसी सोच के कारण उन्होंने अपनी बेटी पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब यह थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अब इसकी शादी ही तो करनी है, तो इतना पढ़ा लिखा कर इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होगा। बस यही सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया था और पूरा ध्यान सिर्फ बेटे पर ही दिया। लेकिन सोचा हुआ सब पूरा कहाँ होता है, और इन दोनों के साथ भी अभी जो होने वाला था उसका इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। यह तो बस एक साधारण माँ बाप की तरह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सपने देख रहे थे, क्योंकि उनके बेटे की 12वीं की परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी और 12वीं करने के बाद वह ग्रेजुएशन के लिए शहर से दूर जाने के लिए कहने लगा। लेकिन मनोज जी और माधुरी जी ने उसे साफ मना कर दिया। कहा कि शहर से बाहर जाकर रहना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें अपने घर से दूर कहीं भेजकर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा सकें। वहाँ तुम्हारी फीस भी देनी होगी, वहाँ तुम्हारे रहने का, खाने का, आने जाने का, हर एक चीज़ का खर्चा होगा। इतना सब कुछ भला हम कैसे झेलेंगे। माधुरी जी ने अपने बेटे को कहा कि तू शहर में ही किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं ले लेता। तेरे पापा इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। क्या तुझे हमारे घर के हालातों के बारे में कुछ पता नहीं है। तो उनका बेटा बोला, माँ, तुम हर चीज़ पर, हर बात पर हालात का रोना लेकर बैठ जाया करो और जीवन भर ऐसे ही हालात बनाए रखो, या फिर थोड़ी सी मेहनत करके कहीं से किसी से लेकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। एक बार मेरा कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद अच्छी नौकरी भी लग जाएगी, वरना 12वीं करने के बाद कहीं अच्छी नौकरी नहीं लगती, ऐसे ही कहीं छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसे तो कुछ होने से रहा, जो सपने देखे बैठी हो ना, वह सपने ऐसे पूरे नहीं होंगे। जब तक मैं अपना कोर्स पूरा नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप पापा से बात करो और देखो कि क्या कर सकते हो। ना ही तो मनोज जी और ना ही माधुरी जी उस साल कुछ भी कर पाए,
और ना ही उनका बेटा इस शहर में किसी कॉलेज में एडमिशन लेने को राजी हुआ। मजबूरी ऐसी आई कि अब अंश की 1 साल बर्बाद हो गई और जब पूरी साल से वह ऐसे ही घर में पड़ा रहा तो मनोज जी ने किसी भी तरह से अगली साल उसका एडमिशन कराने के बारे में सोचा और उन्होंने अपने कुछ जानकारों से थोड़े बहुत पैसे उधार लिए और उन्होंने अपनी पत्नी को छोटा मोटा काम करवाने के लिए उनके नाम पर बैंक से लोन लिया। जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा करके उन्होंने बेटे को पढ़ने के लिए शहर के बाहर भेज दिया था और उन्होंने अपने बेटे को समझाया भी था कि वे उसकी सारी फीस जमा नहीं कर पाएंगे और उसे भी मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए उस साल में घर पर रहकर अंश ने पूरी मेहनत से जी जान लगाकर अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की और अगले साल गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सरकार की तरफ से फीस में 70 से 80% की छूट मिलने के बाद आखिरकार अंश का दाखिला उस कॉलेज में हो गया जिसमें वह चाहता था और उसके माँ बाप ने उसकी हॉस्टल की फ़ीस वगैरह सब जमा करवा दी। अब तो बस उन्हें इस बात का इंतज़ार था कि कब अंश अपनी पढ़ाई पूरी करे और उसके बाद वह उनकी मदद करे। इधर अब तक सोनी जो कि 12वीं पूरी कर चुकी थी, 12वीं के बाद उसने एक प्राइवेट ग्रेजुएशन का फॉर्म डाला और वहीं अपने शहर में ही आसपास छोटी मोटी नौकरी करने लगी और अब वह भी 5 से 7 हज़ार रुपये महीने कमाने लगी। धीरे धीरे वह अपने पैसों को जोड़ती रही और जब तक उसके भाई की पढ़ाई पूरी हुई तब तक उसने अपने मम्मी पापा का सहारा लगाने के लिए अपने पास थोड़े बहुत पैसे तो जमा कर ही लिए थे। लेकिन अब सोनी के मम्मी पापा यानी कि माधुरी जी और मनोज जी को उसकी शादी की पड़ी थी। वह हमेशा ही उसकी शादी के लिए कहते रहते। सोनी ने कई बार मना भी किया और आगे पढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन उन लोगों ने उसे साफ साफ मना कर दिया। साथ ही समझाया कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़ लेना, और वैसे भी यह शादी की ही उम्र है। एक बार पढ़ाई करके भाई घर वापस लौट आए तो उसके बाद हम तुम्हारी शादी ब्याह का कुछ देखते हैं। और अब उनके बेटे की 3 साल की ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी थी। माँ बाप के पास अब कोई जमा पूंजी नहीं थी, जो था वह अपने बेटे के ऊपर लगा चुके थे और बचा कुचा सब कुछ जो पैसा था वह भी उन्होंने अपनी बेटी से पैसे उधार लेकर उन लोगों का कर्ज निपटाया था। अब तक जैसे तैसे वे लोग अपने कर्जदारों का कर्जा तो निपटा चुके थे, लेकिन वह सब सोनी के कारण ही संभव हो पाया। इधर अब तक अंश की भी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और उसकी नौकरी भी लग गई थी और उसने वहीं शहर में एक इंटर्न के तौर पर कंपनी में काम शुरू किया। शुरुआत में उसे इतनी अच्छी सैलरी तो नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी जिस तरह का उसने कोर्स किया था और जिस तरह उसके घर के हालात थे, उन हालातों के हिसाब से उसकी नौकरी उसके लिए बहुत अच्छी थी। अब तो धीरे धीरे अंश ने अपना घर भी दूसरी जगह ले लिया। अब तक हॉस्टल में वह किराए पर रहता था, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अच्छा फ्लैट किराए पर ले लिया। अब वह एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके माँ बाप उसे जब भी फ़ोन करते तब वे उससे यही पूछते कि तू घर कब आएगा, और हमेशा उसे समझाते कि ज़्यादा फालतू में पैसे बर्बाद करने के बारे में मत सोचना, अभी तेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि अब सोनी के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे और इस बारे में उन्होंने अपने बेटे अंश को भी बताया। पहले तो अंश एकदम से चौंक गया और बोला, लेकिन माँ, मैं इतना भी नहीं कमाता कि इतना सारा खर्चा मैं झेल लूँ। तो इस पर माधुरी जी ने उससे कहा कि तुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो तेरी बहन कर ही रही है, बस थोड़े बहुत पैसों की मदद चाहिए होगी, उतना कर देना। लगभग साल भर तक ऐसे ही चलता रहा
अंश अपनी नौकरी में लगा रहा और इधर सोनी भी अपनी नौकरी कर ही रही थी। ज़्यादा बेहतर न सही, लेकिन जैसी भी थी, कम से कम उसके माँ बाप की मदद तो हो ही रही थी। और जब लगभग 1 साल बाद उन्हें एक अच्छा लड़का मिल गया तो उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात की और पूरा परिवार सोनी के लिए लड़का देखने निकल पड़ा। पहली बार में ही सबको लड़का बहुत पसंद आया और इसीलिए बात आगे बढ़ाई गई और जल्द ही सोनी की शादी उन लोगों ने उस लड़के से करवा दी। शादी में हुआ खर्चा उन्होंने अपने हिसाब से ही रखा। जो पैसे सोनी ने नौकरी करने के बाद जोड़े थे और पैसों में थोड़े बहुत पैसे अंश ने डाले और अब सोनी को उन लोगों ने अपने घर से विदा कर दिया। इधर सोनी की शादी हो चुकी थी और अब उसके बाद मनोज जी और माधुरी जी अंश के बारे में सोच रहे थे कि अंश अब तो नौकरी करते हुए भी उसे थोड़ा समय हो गया है और अब उनके ऊपर किसी का कर्ज भी नहीं है, तो क्यों ना वे लोग अंश की भी शादी करवा दें। लेकिन इस बारे में जब उन्होंने अंश से बात की तो इस बात पर वह एकदम गुस्सा हो गया और उनसे बोला कि शादी, वह भी इस घर में, इन हालातों में आप लोगों ने क्या सोचकर मुझसे यह बात की। मैं शादी के बाद अपनी पत्नी को इस घर में लाकर रखूँगा। यह एक कमरे का मकान जहाँ हमारे रहने के लिए तो ठीक से जगह है नहीं, ऐसे में वह कहाँ रहेगी। यह बात सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह बोले कि बेटा, देर सवेर घर भी ले ही लेंगे। आज एक कमरे का मकान है तो कल को 2 कमरे का भी होगा, और फिर जगह इतनी कम भी नहीं है। कमरा एक है पर बरामदा है और फिर इतनी सारी जगह है। हम लोगों को तो इतनी जगह बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी। कमरे में तू और बहू रह सकते हो और फिर तू अकेला ही तो है। 2-4 बच्चे और होते तो चलो देखा भी जाता कि परेशानी होगी। अब अकेले तुझे भला क्या परेशानी होगी। इस बात पर अंश थोड़ा चिढ़ गया और बोला, हाँ, आपको भला क्यों कोई परेशानी होगी। आप लोगों को तो आदत है ना माचिस की डिबिया जैसे घर में रहने की। अरे, इस थोड़ी सी जगह में 2 लोग तो ढंग से रह नहीं पा रहे और आप बात कर रहे हैं कि हम चारों लोग अच्छे से रह लेंगे। इस बात पर माधुरी जी को गुस्सा आया और वह बोल पड़ी कि हाँ, इस माचिस की डिबिया जैसे घर में रहकर ही तुम इतने बड़े हुए हो। यह घर जो आज तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना, इसी घर ने हर मुसीबत से हमें बचाया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम। मुझे तुम्हारा बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा अंश। इस पर अंश बोला, क्या माँ, आपको तो बचपन से ही कुछ ठीक नहीं लगता। हर बात पर अपनी टंगड़ी अड़ा देती हो। अंश ने जब अपनी माँ से इस तरह बात की तो मनोज जी थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोले, अंश, यह कौन सी तमीज़ है अपनी माँ से बात करने की। क्या तुम अपने संस्कार भूल गए हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि किस से किस तरह बात करनी चाहिए। इस पर अंश बोला, आप माँ को भी तो देखिए, फालतू में बहस किए जा रही हैं। जब मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं इस घर में अपनी पत्नी को लेकर नहीं आऊँगा, मतलब नहीं आऊँगा। इस कचरे के ढेर में पड़े पड़े अपनी ज़िंदगी गुजार ही दी। आप अपनी पत्नी को और इस कचरे के ढेर में लाकर मैं पटक दूँ। इतना कहता कहता अंश वहाँ से चला गया और मनोज जी और माधुरी जी खड़े खड़े उसे देखते रहे। आज उन दोनों को अंश का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं लगा। उसका बर्ताव बहुत अजीब लगा उन्हें। जब अंश ने इस तरह से बात की तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंश ने आज से पहले कभी अपने माँ बाप से इस तरह बात नहीं की थी। फिर अचानक से उसका अपने माँ बाप से यूँ बदतमीज़ी करना उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। इतना कहकर अंश तो वहाँ से चला गया, लेकिन माधुरी जी का गुस्सा फूट पड़ा और वह मनोज जी से बोली, देख लिए इसके रंग, अभी तो यह कुछ करने नहीं लगा है, तब इतने नखरे दिखा रहा है। और पढ़ा लो और चढ़ा लो इसे चांद पर, अभी से उतरना भी भारी हो जाएगा ये।
यह तो किसी की सुनने वाला नहीं है। अब मैंने पहले ही आपसे मना किया था कि इसे इतना सिर पर मत चढ़ाइए, लेकिन नहीं, आप तो बेटे के प्यार में अंधे हो रहे थे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था आपको, ना बेटी ना पत्नी। खुद माधुरी जी भी गुस्से में बड़बड़ाती रहीं, तो मनोज जी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और बोले कि अरे माधुरी, तुम भी हद करती हो। जब तुम्हारा बेटा कह रहा है कि वह अपनी पत्नी को इस घर में नहीं लाना चाहता तो नहीं लाना चाहता। तुम इस चीज़ को गलत क्यों समझ रही हो? तुम यह क्यों नहीं सोचती कि वह तुम्हारे लिए नया घर लेना चाहता है? अब देखो, ऐसा तो कहा नहीं उसने कि वह शादी नहीं करेगा। शादी करेगा, लेकिन अपनी पत्नी को इस घर में नहीं रखेगा। इसका मतलब पहले वह घर बनाएगा और उसके बाद शादी करेगा। तो आखिरकार हमारे बुरे दिन खत्म हो ही गए। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा है और तुम हो कि उस बेचारे को ही गलत समझ रही हो। हर बार की तरह इस बार भी मनोज जी ने माधुरी जी को शांत कर दिया। माधुरी जी उस वक्त चुप तो हो गईं, लेकिन उन्हें अपने बेटे के रंग ढंग दिखाई दे रहे थे। मनोज जी पर इन सब बातों को नज़रअंदाज करते रहे और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। सोनी अपने ससुराल चली गई थी और उसे वापस अपनी नौकरी पर चला गया अंश। अब तो नौकरी पर वह गया तो उसने अपने माँ बाप से बातचीत करना धीरे धीरे बहुत कम कर दिया था, और ना तो वह उनसे मिलने के लिए आया करता, ना ही बात किया करता। अब तो अंश को अगर किसी चीज़ से मतलब था तो सिर्फ अपनी नौकरी से और वहाँ बने अपने नए दोस्तों से। अपना पूरा समय अपने दोस्तों के साथ ही देता था। वहाँ खाता पीता मौज करता और वहीं पर उसे अपनी कंपनी में ही एक लड़की पसंद आ गई और अब वह अपने दोस्तों को छोड़कर उस लड़की के साथ एक नए फ्लैट पर किराए पर रहने लगा। कुछ समय तक वे दोनों ऐसे ही साथ रहते रहे और इधर मनोज जी, जो कि अभी तक तो रिक्शा चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी सी रहने लगी थी, लेकिन फिर भी वे अपने घर के खर्चों की पूर्ति के लिए रिक्शा चलाया करते थे। इधर उनका बेटा, जो कि अपने शौक मौज पूरे करने में लगा हुआ था और अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था, अब तो वह अपने माँ बाप को पूरी तरह से भूल चुका था और समय के साथ साथ जैसे उसे कुछ याद ही नहीं रहा, जैसे उसकी यादों पर मिट्टी डलती जा रही थी और वह यादें और धुंधली होती जा रही थीं। अंश को बिना अपने माँ बाप से मिले धीरे धीरे 1 साल से ऊपर हो गया और उस 1 साल में अंश ने एक बार भी अपने माँ बाप को अपनी तरफ से फ़ोन करके उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। वह तो बेशर्मी से मनोज जी ही फ़ोन कर लिया करते थे और जब भी फ़ोन करते तभी अपने बेटे को यही कहते कि तुझे हमारी ज़रा भी याद नहीं आती बेटा। तूने एक बार भी अपने आप हमें फ़ोन नहीं किया। जब से तू गया है तब से जैसे तू हमें भूल ही गया है, जैसे तेरी ज़िंदगी में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तेरी ज़िंदगी में जैसे हम कोई मायने ही नहीं रखते। तो वह उनसे कुछ न कहता कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। पूरे दिन मैं घर पर बैठा तो नहीं रहता, पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर महीने की तनख्वाह हाथ में आती है। अब तो अंश को काम करते हुए भी वहाँ पर समय हो गया था, इसीलिए उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी, जिसके कारण अंश में धीरे धीरे गुमान आने लगा और उस गुमान के चलते ही उसने अपने माँ बाप से किनारा कर लिया। जब कई बार फ़ोन पर वह झिल्ला जाया करता, क्या आप लोग मुझे हर समय फ़ोन करते रहते हैं बस? अरे मैं यहाँ काम में व्यस्त रहता हूँ, खाली नहीं बैठा रहता, ना ही कोई मुझे मुफ्त की तनख्वाह देता है कि मैं बस आपका फ़ोन ही उठाता रहूं। अरे भाई, मुझे समझ नहीं आता कि पूरे दिन आपको फ़ोन खटकाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और अगर टाइम होगा तो मैं खुद कॉल कर लूँगा।
आप हर समय फ़ोन करते मत रहा कीजिए। जब अंश ने अपने माँ बाप को एक दिन यह सब बातें बोल दीं, तो मनोज जी ने भी अब उसे फ़ोन करना बंद कर दिया। और जब मनोज जी ने फ़ोन नहीं किया, तो देखते देखते उन्हें पूरा महीना बीत गया। महीने के बाद 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, लेकिन पूरे 6 महीने तक उनके बेटे का फ़ोन नहीं आया। तो आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने बेटे को खुद ही फ़ोन मिलाया। लेकिन यह क्या, आज उनके बेटे का फ़ोन बंद आ रहा था। उन्होंने दिन में कई बार ट्राई किया, कभी फ़ोन स्विच ऑफ आता तो कभी फ़ोन मिलता ही नहीं था। ऐसे ही ट्राई करते रहे तो अगले दिन वह फ़ोन किसी ने उठाया। जब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन बात कर रहे हो, तो उसने कहा कि यहाँ कोई अंश वंश नहीं रहता है, आपका रॉन्ग नंबर है, आगे से यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा। मनोज जी ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बार बार फ़ोन कोई और उठाता। अब तो वे भी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी अपने बेटे से कोई बात नहीं हो पा रही थी और इधर उसका जो एक नंबर था वह नंबर भी मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही परेशान थे। माधुरी जी ज़्यादा जताती नहीं थी, लेकिन चिंता तो उन्हें भी अपने बेटे की हो रही थी। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात यह भी चल रही थी कि कहीं उसने जानबूझकर हमसे पीछा छुड़ाने के लिए तो यह सब नहीं किया। फिर खुद ही अपने मन को समझाती कि नहीं, भला वह ऐसा क्यों करेगा, वह हमारा अपना बेटा है और अपने माँ बाप से ही पीछा क्यों छुड़ाना चाहेगा। अब उन्होंने इस बारे में एक दिन सोनी से बात की। सोनी का परिवार बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन वे लोग दिल के बहुत अच्छे थे। उनके पास पैसे हों या ना हों, अपनों के लिए मुसीबत में हमेशा खड़े रहते थे। सोनी का पति भी एक साधारण सी कंपनी में ही नौकरी करता था और उसका हाथ बटाने के लिए सोनी भी काम कराया करती थी। दोनों ही पढ़े लिखे और सामाजिक व्यक्ति थे। अब जब इस बारे में मनोज जी और माधुरी जी ने उन दोनों को बताया, तो वे लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने खुद ही अंश के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन यह क्या, जब सोनी ने अपने भाई को फ़ोन किया तो फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि अंश ने ही उठाया। सच्चाई तो यह थी कि वह अपने माँ बाप से बात नहीं करना चाहता था और इसीलिए जब भी उनका फ़ोन आता तो अपने यार दोस्तों को फ़ोन पकड़ा दिया करता, कहता कि कोई फ्रॉड है, मुझे परेशान कर रहा है, मना कर दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। और ऐसे ही फिर उसके कहने पर उसके दोस्त बोल दिया करते। अब तो फ़ोन पर आवाज़ सुनते ही सोनी पहचान गई कि यह उसके भाई की आवाज़ है। सोनी ने जैसे ही फ़ोन पर भैया कहा तो अंश ने फ़ोन काट दिया। अब फिर से जब उसने ट्राई किया तो अंश का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। अब सोनी भी सोच में पड़ गई, लेकिन कई बार मिलाने पर भी फ़ोन स्विच ऑफ आता रहा। तो सोनी और उसके पति को यह समझते देर नहीं लगी कि अंश अपने माँ बाप से अपना पीछा छुड़ा रहा है, वह जानबूझकर उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब यह सब देखकर सोनी भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसके माँ बाप का उसके और उसके भाई के अलावा और कोई नहीं था। ऐसे में सोनी, जिसकी शादी हो चुकी थी, वह अपने ससुराल में थी, वह अपने माँ बाप के लिए क्या ही कर सकती थी। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह थी कि उसका भाई, जिसे अपने माँ बाप के साथ उनके पास होना चाहिए था, वह उनसे हाथ छुड़ाकर भाग रहा था। वह उनसे बात तक नहीं करना चाह रहा था। ऐसे में जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा और माधुरी जी और मनोज जी अकेले अपना जीवन कैसे बिताएंगे, यह सब सोच सोच कर सोनी का सर फटा जा रहा था। और जब सोनी की तबीयत ख़राब सी होने लगी तो उसके पति ने उसे समझाया कि सोनी, तुम परेशान मत हो, हम इस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, पर कैसे भी करके हम भैया को ढूंढ निकालेंगे और अगर वह हमें नहीं भी मिलते हैं
तो भी तुम माँ बाप की तरफ से इतनी परेशान मत हो। मैं देखता हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक उन लोगों को अपने भाई अंश का कुछ पता नहीं चला था। सोनी का पति, जो कि साधारण सी कंपनी में ही काम करता था, लेकिन उसका एक दोस्त जो कि पुलिस में था, अपने दोस्त की मदद से सोनी के पति ने अंश का नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस करवानी चाहिए। शुरू शुरू में तो उसने बहुत मना किया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन जब सोनी के हस्बैंड ने अपने दोस्त को अपने सास ससुर की सारी स्थिति के बारे में बताया तो वह मान गया और उसने जैसे तैसे करके उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करवाई और सोनी के हस्बैंड को बता दिया। सोनी के हस्बैंड को पता चला कि उनके घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर सोनी के भाई यानी अंश के फ़ोन की लोकेशन थी। उन्हें यह तो नहीं पता था कि उन्हें अंश वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वे निकल पड़े। अब जब वे लोग फ़ोन की लोकेशन पर पहुँचे तो वे लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुँच गए, लेकिन जहाँ की लोकेशन उन्हें फ़ोन पर दिखाई गई थी वह उस लोकेशन से केवल इतना ही अंदाज़ा लगा सकते थे कि वह लोकेशन इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, लेकिन उन्हें एक्यूरेट इस जगह पर वह फ़ोन होगा या किस जगह पर वह फ़ोन होगा या लोकेशन होगी, इस बात का कोई आइडिया नहीं था। सोनी और उसके पति ने डिसाइड किया कि वे लोग इस एरिया में अंदर जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या पता कि उन्हें कुछ मिल ही जाए। तब सोनी ने अपने हस्बैंड से कहा कि हो सकता है कि भैया यहाँ पर काम करते हों, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ फैक्ट्री ही फैक्ट्री है ना। तो उसके पति ने भी कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, शायद तुम्हारे भैया यहाँ काम करते होंगे। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया की कंपनी का नाम क्या है? तो सोनी थोड़ा सोचती हुई बोली कि भैया ने ज़्यादा तो कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन एक बार मैंने उनसे उनकी कंपनी का नाम पूछा था, तब उन्होंने मुझे बताया था। उनकी कंपनी का नाम शायद सन करके कुछ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार उनसे पूछा था और वह भी ऐसे ही हमारी शादी के पहले की बात है। इतने टाइम में दिमाग से निकल गया होगा मेरे से शायद, लेकिन हाँ, मुझे सन तो याद है कि सन करके कुछ था, मतलब सूरज। तो हम इस एरिया में ऐसी कोई कंपनी या कुछ ढूंढ सकते हैं। तब उसके पति ने कहा कि अब इस एरिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसे में किसी एक कंपनी के बारे में पता करना संभव नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने उस जगह का एड्रेस डाला और उस एरिया में सूरज, सूर्या या सन के नाम से कोई कंपनी है क्या, यह सर्च करने लगे। कुछ ही देर में उस एरिया में इन नाम से संबंधित जो भी कंपनियां थीं, उनका पूरा एड्रेस उन्हें इंटरनेट पर मिल गया। और एक बार इंटरनेट से उन कंपनियों का एड्रेस निकालने के बाद वे दोनों एक एक करके उन कंपनियों पर जाने लगे। वह ऐसे ही 2-3 कंपनियों में गए और ऐसे ही घूमते घूमते वे दोनों थक चुके थे। दोपहर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतनी दोपहर में, इतनी धूप में उनसे चला भी नहीं जा रहा था। अब उन दोनों ने कहीं बैठकर ठंडा पानी पीने के बारे में सोचा और वह दोनों ऐसे ही एक जगह नींबू पानी पीने के लिए रुके और फ़ोन पर सर्च की हुई लिस्ट में कंपनियों के नाम फिर से सोनी पढ़ने लगी। जब वह गौर से दोबारा उन नामों को पढ़ रही थी और वह याद करने की भी कोशिश कर रही थी कि उसके भैया ने क्या नाम बताया था, एक कंपनी का नाम देखकर सोनी अपने पति से बोली, रोहन, यही है भैया की कंपनी। अंश भैया इसी कंपनी में काम करते हैं, शायद मैनेजर से नीची पोस्ट पर है वह, क्योंकि एक बार उन्होंने ऐसा ही कुछ नाम लिया था, शायद कुछ ऐसा ही है। अब हम लोग कुछ भी बाद में खाएंगे पिएंगे, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के एड्रेस पर चलते हैं और फिर क्या पता शायद भैया हमें यहाँ मिल जाएं। अभी वे दोनों फटाफट उस कंपनी की ओर चल दिए। रोहन और सोनी दोनों साथ साथ अंश को ढूंढने के लिए उसकी कंपनी की ओर चलने लगे और कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि अंश एक लड़की के साथ ऑफिस के बाहर घूम रहा था। अंश को देखते ही सोनी ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन रोहन ने उसे रोक दिया।
कि पागलों की तरह मत चिल्लाओ, तुम्हारे भैया को अजीब लगेगा। अब जब इतनी दूर आए ही हैं तो जाकर उनसे पास में बैठकर बात करते हैं। अपने भाई के पास बैठकर जितनी चाहे उनसे बातें करना। अब चलो। रोहन ने इतना कहा और फिर दोनों अंश के पीछे पीछे चल दिए। अंश उस लड़की को लेकर पास ही के एक छोटे से रेस्टोरेंट में गया, जहाँ जाकर वे दोनों खाना खाने लगे। सोनी अपने भाई से बात करना चाहती थी और इसीलिए वह रेस्टोरेंट के बाहर आते ही अंश के गले लग गई और उसे देखकर थोड़ी भावुक हो गई। अपने भाई को देखकर रोती हुई सोनी ने उससे कहा कि भैया, आप कहाँ चले गए थे? आप माँ पापा आपके बारे में सोच सोच कर कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं वह दोनों। जब से आप गए हैं, जब से आपने उनसे बात करना बंद किया है, तब से वे दोनों चैन से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। और यह हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, पर अब आपको अपनी आंखों के आगे देखकर जी को थोड़ा सुकून मिला है। यह सब बातें कहती हुई सोनी अपने भाई के गले मिलकर रोए जा रही थी और इधर उसे इस तरह देखकर अंश के ऑफिस के और उसके स्टाफ के सभी लोग अजीब तरह से उसकी ओर देखने लगे। फिर अंश ने इन हालात से निकलने के लिए बिल्कुल वही रास्ता अपनाया जो वह फ़ोन पर अपने माँ बाप के साथ किया करता था। मतलब उसने अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, क्या आपको कोई गलतफहमी हो रही है? शायद मैं आपका भाई नहीं हूँ। अपने आप को देखो और मुझे देखो। कहीं से भी हम दोनों भाई बहन लगते हैं क्या? उसके दोस्त सब उसकी ओर देख रहे थे तो वह उनसे भी बोला कि तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोग बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो यार? तुम इस लड़की की शक्ल देख नहीं सकते? कहाँ यह लड़की और कहाँ मैं? हम दोनों भाई बहन हो भी कैसे सकते हैं? तुम लोग बिना कुछ भी सोचे बस दिमाग चलाने लग जाते हो। सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जिन्हें ढूंढ रही हैं मैं वह नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इतना कहकर अंश वहाँ से जाने लगा और उस समय उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पर थी। सोनी की बातें सुनकर अंश बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा और बस बिना कुछ सोचे समझे सोनी से कहने लगा कि जब आपको पता नहीं है तो आप ऐसे ही आकर किसी से भी बातें कैसे कर सकती हैं? आप मुझे जो समझ रही हैं ना, मैं वह नहीं हूँ। शायद किसी और को ढूंढ रही हैं आप। हो सकता है कि मेरा चेहरा उनसे मिलता जुलता हो, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। अब इतने समय में घर से बाहर रहन सहन के कारण अंश देखने में तो पूरी तरह बदल चुका था। उसका स्वास्थ्य भी, सेहत भी पहले कुछ और थी और अब कुछ और ही था। रहन सहन का ढंग, बातचीत करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका था और उसने इतना कॉन्फिडेंट से यह बातें कहीं कि एक बार को तो सोनी खुद पर ही शक कर बैठी कि कहाँ मैंने भैया को पहचानने में कोई गलती कर दी क्या? कहीं यह आदमी सचमुच कोई और तो नहीं है? मैं खामखा इसे भैया समझकर जाने क्या क्या कहे जा रही हूँ। सोनी ने अंश को सॉरी कहा और वह अंश की ओर पीठ करके दूसरी दिशा में जाने लगी कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उसका नाम लेकर पुकारा और कहा कि क्या यार, तुम भी ना बिना मतलब इतनी फैन फॉलोइंग बना रखी है कि लोग खामखा तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इतना कहकर वह हंसने लगी तो सोनी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और वह कुछ पल वहीं ठहर कर पीछे मुड़कर बोली, क्या कहा आपने? अंश? आपका नाम अंश है? तो अंश बोला कि मेरा नाम चाहे जो भी हो, आपको इस बात से क्या मतलब है? चलो तुम यहाँ से। अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर अपनी कंपनी की ओर जाता हुआ अंश तेज़ कदमों से बढ़ने लगा तो पीछे से चिल्लाती हुई सोनी ने अपने भाई अंश को ज़ोर से आवाज़ दी और कहा, अंश भैया, आप क्यों कर रहे हैं यह सब? क्यों आप हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं? मैं आपको जानती हूँ कि आप ही अंश भैया हैं। मैं आपसे यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ भैया।
जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन उसकी सब बातों को अंश ने अनसुना कर दिया और वहाँ से चला गया। पीछे पीछे सोनी ने उसकी कंपनी में घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर आने ही नहीं दिया, क्योंकि कंपनी में अंदर घुसते घुसते अंश उसे यह कहकर गया था कि पीछे जो लड़की और उसका हस्बैंड आ रहे हैं, उन दोनों को अंदर आने मत देना। यह कहकर वह चला गया। और इधर जब ऑफिस में वह बैठा हुआ था, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आई और उससे आकर बोली, अंश, अभी जो हमें लड़की बाहर मिली थी ना, वह सच बोल रही थी। सचमुच, है ना अंश? तो अंश ने कहा, मतलब कौन सी लड़की? अंश ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोली, अच्छा, तो तुम भूल भी गए? वही लड़की जो अभी बाहर तुम्हें भैया भैया कहकर चिल्लाई जा रही थी। तो अंश लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ टेढ़ा टेढ़ा मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा वह? अरे यार लोगों का भी समझ नहीं आता। छोटी सी गलतफहमी होने पर भी कितना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हद हो गई ना। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। तब अंश की गर्लफ्रेंड वह लड़की बोली, अंश, उस लड़की को कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वह लड़की तुम्हारी सचमुच बहन थी ना? तो लैपटॉप का काम छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड की ओर टेढ़ा टेढ़ा देखता हुआ अंश बोला, तुम पागल हो गई हो। तुम भी कहाँ उस पागल लड़की की बातों में आ रही हो? वह तो बेवकूफ़ थी ही। ऐसे ही साथ में उसका हस्बैंड, जो पागलों की तरह उसके पीछे वहाँ से यहाँ तक दौड़ा चला आया। ऐसे लोग सच में पागल होते हैं। जब अंश ने यह कहा तो उसकी गर्लफ्रेंड बोली, अच्छा सचमुच? तो अंश बोला कि हाँ सही में। हद होती है यार। बस इतनी दूर कोई इंसान किसी के पीछे पीछे उससे बात करने के लिए ही, मेरा मतलब है इतनी दूर चले आए सिर्फ अपने भाई को ढूंढने के लिए। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोली, हाँ सचमुच में पागल तो थी। कैसे भाई भाई कहकर तुम्हारे ही पीछे पड़े जा रही थी। तो अंश हंसता हुआ बोला कि हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम ही कहाँ उस बेवकूफ़ लड़की की बातों में आ रही थी। तो उसके कंधे पर हाथ मारकर हंसती हुई उसकी गर्लफ्रेंड बोली, अरे नहीं यार, आई ट्रस्ट यू। मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे वह लड़की ज़्यादा दूर की नहीं है, यहीं रहती है पास में। यहीं पास में उसका घर है। अरे नहीं यार, वह लड़की यहाँ नहीं रहती, बहुत दूर है उसका घर तो। अंश की गर्लफ्रेंड हंसती हुई बोली कि अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। और तुम जिसे उसका हस्बैंड कह रहे हो ना, वह उसका हस्बैंड नहीं है, वह तो उसका देवर है। यह सुनकर अंश की हंसी थोड़ी फीकी पड़ गई। तब वह बोला, अरे नहीं यार, वह उसका हस्बैंड ही है। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जानते भी हो उसे। यह यहीं पास में ही रहती है, ज़्यादा दूर की नहीं है। उसका घर यहीं है और वह उसका देवर है, हस्बैंड नहीं। हस्बैंड तो उसका कोई और है। तो अब अंश थोड़ा सीरियस हो गया और बोला कि अच्छा, तुम्हें बहुत पता है उसके बारे में। तो अंश की गर्लफ्रेंड बोली कि पता नहीं होता तो क्यों कहती। तो अंश बोला कि तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ और तुमसे ज़्यादा पता है। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसे और उसके हस्बैंड को भी। अब अंश की गर्लफ्रेंड की हंसी बिल्कुल गायब हो गई और वह सीरियस होकर अंश की ओर देखने लगी और बोली कि अच्छा सचमुच जानते हो उसे? तो बताओ कि तुम उसे कैसे जानोगे? तुमने तो उसे आज तक देखा भी नहीं है और ना ही तुम्हारा उससे कोई मतलब है। तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है ना? लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें नहीं पता। वह लड़की एक नंबर की वाहियात है। अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने देवर के साथ ऐसे ही घूमती रहती है। और भी बहुत कुछ बातें हैं, तुम्हें बताने लगूंगी ना तो तुम तो सचमुच विश्वास ही नहीं करोगे कि लड़कियां इतनी घटिया भी होती हैं। इतनी बात सुनी तो अंश को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि बस, यह सब क्या बदतमीज़ी बोले जा रही हो तुम। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? पहली बात तो वह उसका देवर नहीं है, वह उसका हस्बैंड ही है और वह अपने हस्बैंड के साथ ही यहाँ तक आई है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम उसे दिन रात तुम उससे मिलती रहती हो, दिन रात उसे देखती रहती हो।
बहुत जानती हो जैसे तुम उसके बारे में। तुमसे कई गुना बेहतर तरीके से जानता हूँ मैं उसे। तब अंश की गर्लफ्रेंड ने उससे कहा कि हाँ, जानते होगे, क्यों नहीं जानते होगे तुम। आखिरकार वह तुम्हारी बहन जो है, मुझसे बेहतर तो तुम ही उसे जानते होगे ना। इस बात पर अब अंश चुप हो गया और अपनी नजरें उससे चुराने लगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोली कि बस झुक गई नजरें। अब बोलो ना कि क्या बोल रहे थे तुम थोड़ी देर पहले तक। थोड़ी देर पहले तक तो तुम बस यही कहे जा रहे थे ना कि वह मेरी बहन नहीं है, मैं नहीं जानता कि वह कौन है। अगर नहीं जानते हो कि वह कौन है तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह आदमी उस लड़की का हस्बैंड ही है। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई है। यहाँ तक कि तुमने इस बात का भी कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया। तुम तो इतने श्योर थे कि तुम मुझसे ही बहस करने लगे। इसका मतलब तो तुम उस लड़की को बहुत अच्छे से जानते ही हो। इसका मतलब वह लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। उस लड़की की हर एक बात सच थी। अगर कोई झूठ बोल रहा था तो वह थे तुम, है ना? सही कहा ना मैंने? अपनी गर्लफ्रेंड की बात पर अंश की बोलती बंद हो गई और अंश अपनी नज़रें नीचे करके चुपचाप बैठा रहा। अब उसकी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्से में थी और वह उसे कहने लगी कि अब अपनी नज़रें तुम ऊपर उठाते क्यों नहीं हो। अब बोलो ना कि नहीं जानते तुम उस लड़की को। अब बोलो ना कि वह लड़की झूठ बोल रही थी। लेकिन नहीं, अब तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि वह लड़की सच बोल रही थी। और तुम यह भी जानते हो कि वह लड़की सचमुच सुबह से निकली हुई थी अपने भाई से मिलने के लिए। उसने तुमसे कहा भी था ना, जब हम ऑफिस की तरफ दौड़े आ रहे थे और तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटे ला रहे थे, तब भी वह लड़की पीछे से कह रही थी कि भैया, मैं सुबह की भूखी प्यासी अपने घर से निकली हुई हूँ, सिर्फ आपसे मिलने के लिए, सिर्फ आपको देखने के लिए। माँ पापा घर पर तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे हैं कैसे नहीं। आपकी चिंता में पापा इतने बीमार हुए जा रहे हैं। और भी ऐसी न जाने वे कितनी बातें कह रही थी। लेकिन तुम सब बातों को अनसुना करते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे कंपनी के अंदर ले आए। और तुम भी, उसकी बातों से तुम्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। कैसे इंसान हो तुम? भाई बेटा या कोई और रिश्ता निभाना तो दूर की बात है, तुम तो इंसानियत के नाते उस लड़की पर तुम्हें थोड़ा तरस भी नहीं आया। उसे रोककर तुम यूं ही चले आए जैसे उससे तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है। अपनी सगी बहन के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आज मुझे सचमुच बहुत शर्म आ रही है अंश कि तुम जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है। सॉरी अंश, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती जो अपने माँ बाप और अपनी बहन को इस हाल में देखकर भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दे। जो लड़का अपनी माँ बाप का सगा ना हुआ, वो भाई अपनी बहन का सगा ना हुआ, वह मेरा क्या सगा होगा? किस बात का घमंड है तुम्हें जो तुम अपने उन बूढ़े माँ बाप से नहीं मिलना चाहते, जो तुमने अपनी उस बहन को पहचानने से इनकार कर दिया? बताओ, किस बात का घमंड है तुम्हें? इस नौकरी का? इस रुतबे का? इस बात का घमंड है तुम्हें? बताओ। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं मिस्टर अंश, ज़िंदगी में पैसा रुपया तो तुम्हें बहुत मिल जाएगा, लेकिन अपने सच्चे रिश्ते ढूंढते ढूंढते तुम ज़िंदगी भर तड़पते रहोगे। लेकिन तुम्हें ऐसे रिश्ते नहीं मिलते जो भगवान ने तुम्हें बिना किसी कीमत के बिल्कुल मुफ्त दिए हैं। लेकिन अफसोस कि तुम्हें उनकी कदर नहीं है। अंश के मुंह से एक आवाज़ न निकली और जैसे ही वह कुछ बोलने की कोशिश करता भी तो उसकी गर्लफ्रेंड उसका मुंह बंद करवा देती। अंश कहने लगा कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है यार जैसा तुम कह रही हो। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोली, अच्छा तो बताओ ना कि कैसा है? तुम अपनी बहन को यहाँ से भगा चुके हो जो तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई थी, और अभी भी तुम मुझे सफाई दे रहे हो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं और तुम एक बार भी उनसे फ़ोन पर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते, और मुझसे कह रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ तुम्हें। तुमने तो मुझसे कहा था
कि घर वालों ने खुद तुम्हें धक्के मार कर उस घर से निकाल दिया है और वे लोग तुमसे मतलब नहीं रखना चाहते। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। आई एम वेरी सॉरी अंश, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे ऐसे इंसान के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं जो अपने परिवार वालों का भी ना हो सका। जो इंसान अपने खून के रिश्तों का मान रखना ना जानता हो, उससे भला मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ कि वह मेरा मान रखेगा, हमारे रिश्ते का मान रखेगा। तुमने आज अपनी सगी बहन को सबके सामने पहचानने से इनकार कर दिया। कल को तुम्हें कोई मुझसे भी ज़्यादा अमीर और पैसे वाली लड़की मिल गई तो तुम उसके लिए मुझे भी पहचानने से इनकार कर दोगे। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में मुझे नहीं चाहिए। जो अपने सगों का अपना ना हुआ तो उससे कोई भी उम्मीद मैं नहीं रखना चाहती। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इतना कहकर वह अंश को छोड़कर चली गई। साथ ही कुछ दिनों में उसने दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली। इसी कंपनी की दूसरी ब्रांच में वह किसी और शहर में चली गई। वह इस बात से बहुत दुखी थी। उसने अंश ने जो अपने माँ बाप के साथ किया वह सब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, तो उसने अपना ट्रांसफ़र कंपनी की ही किसी दूसरी ब्रांच में करवा लिया और वहाँ चली गई। जब अंश अकेला पड़ चुका था, रिश्ते की तरफ से तो वह टूट ही चुका था, साथ ही उसकी हरकतों से उसके दोस्त भी उससे मुंह मोड़ने लगे थे। और इधर सोनी ने अपने घर जाकर माँ बाप को सब कुछ बता दिया। सोनी का हस्बैंड बहुत अच्छा था। उसने माधुरी जी और मनोज जी को कहा कि मम्मी पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। मेरे घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा घर, लेकिन हमारा पूरा परिवार आराम से वहाँ रह सकता है और आज से आप मेरे साथ ही रहेंगे, यानी कि हम दोनों के साथ, ठीक है। सोनी अपने पति के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी खुशी अपने पति को गले लगाती हुई बोली, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। शुक्र है भगवान का कि उसने मुझे इतना अच्छा पति दिया, इतना अच्छा जीवन साथी दिया जो मेरे बिना कहे ही मेरी हर बात समझ जाता है। सोनी अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर चली गई, पर मनोज जी और माधुरी जी की बेटी के साथ उसके घर में ही वे लोग रहने लगे थे अब। और इधर जब वे लोग रहने लगे तो उन्हें खाली बैठकर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने दामाद से कहा कि वह कुछ काम करना चाहते हैं। तब सोनी ने उन्हें सुझाव दिया कि पापा अगर आप चाहते हैं तो आप रिक्शा को बेचकर थोड़े पैसे डाल लीजिए, थोड़े पैसे हम डाल देंगे, तो आप क्यों ना एक छोटी सी ई रिक्शा ले लें, क्योंकि आजकल उन्हीं का ज़माना है। और उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और एक छोटी सी ई रिक्शा मनोज जी को दिलवा दी। और इस रिक्शा में बैठकर मनोज जी आराम से सवारियां भी ले जाया करते थे और उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी और इसीलिए वह अब ठीक ठाक पैसे भी कमा लिया करते थे। कुछ दिन वे लोग अपनी बेटी के पास ही रहे और इधर जब से अंश की गर्लफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसके दोस्तों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, बस तब से अंश ने अपनी बहन से जब से मुंह मोड़ा तब से तो जैसे उसकी किस्मत ही रूठ गई। इधर उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, उधर उसके दोस्तों ने बातचीत बंद कर दी और एक दिन बॉस ने एक बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था, लेकिन अंश की तैयार की हुई प्रेजेंटेशन ऐन वक्त पर खराब हो गई और इसके चलते बॉस ने अंश को कई बातें सुनाई। लेकिन अंश जो कि अपनी नौकरी के नशे में चूर रहता था, जिसकी वजह से पहले ही वह अपना सब कुछ खो चुका था, अब गुस्से में वह अपने बॉस से भी उल्टा बोल पड़ा और इस पर चिल्ला बैठा। इसी बात से नाराज़ होकर उसके बॉस ने उसे कंपनी से निकाल दिया। अब तो बेचारे अंश की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, न घर का न घाट का, क्योंकि ना ही तो उसकी कहीं नौकरी लगी थी और यहाँ तक कि वह जिस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था वह भी उसका साथ छोड़कर चली गई और इधर उसका परिवार भी उसके साथ नहीं था। अब तो अंश को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब अपने माँ बाप से वह माफ़ी मांगना चाहता था। कुछ समय तक तो जैसे भी चला सब चलता रहा। फिर अंश ने डिसाइड किया कि वह घर जाकर अपने माँ बाप से मिलेगा और बस इसी इरादे से वह अपने घर के लिए निकल पड़ा।
वह पूरे रास्ते सोचता था कि मैं कैसे अपने माँ बाप से माफ़ी मांगूंगा, कैसे अपनी बहन और अपनी जीजा जी से माफ़ी मांगूंगा, जिन्हें अपने सामने खड़ा हुआ देखकर भी मैंने अनजान कह दिया। और आखिरकार जब अंश घर आया तो उसने देखा कि उसके दरवाजे का ताला लगा हुआ था। अपने घर पर ताला लगा हुआ देख आज वह थोड़ा चौंक गया कि जाने माँ पापा कहाँ गए हैं। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सोनी माँ और पापा को अपने साथ ले गई है। इधर जैसे ही उसे इस बारे में पता चला, अंश वैसे ही अपनी बहन के ससुराल के लिए निकल पड़ा। वह अपने साथ बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे तोहफे बच्चों के लिए लेकर गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी बहन ने दरवाज़ा खोला। लेकिन आज सोनी बहुत गुस्से में थी। जब उसने दरवाजे पर खड़े अंश को देखा तो वह भी अनजान बनती हुई बोली कि कौन है आप और किससे मिलना है। तो अंश सोनी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मेरी बहन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, पर ऐसे मत कर। इस पर सोनी अपने कदम पीछे हटाती हुई बोली, अरे रे, कौन हो? ना जान ना पहचान, बस मैं तेरा मेहमान। जानते हो ना पहचानते हो और घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो। रुको वहीं बाहर, घर के अंदर आने की कोशिश मत करना। कौन हो और किससे मिलना है, यह बताओ। यह सुनकर अंश सोनी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सोनी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। सोनी की आवाज़ सुनकर उसके माँ पापा और उसका हस्बैंड दोनों घर के बाहर आए। अंश को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर वे लोग थोड़े अचंभित हुए, लेकिन साथ ही साथ बहुत गुस्से में भी थे। लेकिन वह दरवाजे पर कोई तमाशा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने सोनी को समझाया कि जैसे यह आया है उसे उसी तरीके से वापस भेज दिया जाए, वरना खामखा लोग परेशान होंगे और हमारे घर के बारे में बातें बनाएंगे। बेटा, जब सोनी की सास ने भी उसे यही समझाया तो वह समझ गई और बोली कि ठीक है मम्मी जी, जब आप कह रही हैं तो इन्हें अंदर बुला लीजिए। अंदर घुसते ही अपने माँ बाप के पैरों में अंश गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। सोनी तो उसे घसीटकर बाहर कर देना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप की खातिर चुप रही। इधर मनोज जी और मोहिनी जी वापस अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन उनके अंदर नाराज़गी भी थी। इसीलिए उन्होंने अंश को माफ़ नहीं किया। तो उनसे वह बार बार कहने लगा कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। जिन पैसों के आने मात्र से मुझ में इतना घमंड आ गया था, मेरा वह घमंड कुछ ही दिनों में चूर चूर हो गया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय आप लोगों के। ना मेरे पास पैसे हैं, ना ही कोई रिश्ता है। सिवाय आप लोगों के मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे तो अब सब अकेला छोड़ गए। आप भी मुझे अकेला छोड़ जाएंगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िए। और तुम तो मेरी बहन हो ना सोनी, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जीजा जी, आप ही समझाइए ना इसे। कहते हुए उसने अपने जीजा जी से इशारा किया तो उसके पति ने, रोहन ने कहा कि सही कह रहे हैं भैया। सुनो सोनी, कुछ नहीं होता, तुम खामखा नाराज़ हो। भैया ने जो गलती की है उसका उन्हें पछतावा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें अब उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? जब उसने यह कहा तो अंश बोल पड़ा कि देखा, अब तो जीजा जी ने भी मुझे माफ़ कर दिया है। अब सब मिलकर मुझे माफ़ कर दीजिए ना। आगे से कोई गलती नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। अंश ने कई बार में आखिरकार अपने माँ बाप को मना ही लिया, और माँ बाप का दिल तो बच्चों के लिए पसीज ही जाता है, और वहीं उनके साथ भी हुआ। आखिरकार माधुरी जी व मनोज जी ने अपने बेटे को उसकी की हुई गलतियों के लिए माफ़ कर दिया, और अब अंश अपने मम्मी पापा को अपने साथ लेकर वापस अपने घर चला गया। इधर सोनी अपने ससुराल में खुश थी और इधर अंश भी अपने माँ बाप का ध्यान रखने लगा। उसने इसी शहर में एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और एक बार में ही उसका इंटरव्यू क्लियर भी हो गया, और अब अंश एक अच्छी नौकरी करने लगा और उसने अपने मम्मी पापा के लिए
थोड़ा बड़ा घर भी रेंट पर ले लिया। इधर उसे उसकी गर्लफ्रेंड भी इसी शहर में मिल गई। और थोड़े समय बाद जब अंश की बहन को पता चला तो उसने अपने भाई की खुशी और अपने भाई के प्यार के लिए सोनी ने जाकर अंश की गर्लफ्रेंड को मनाया और आखिरकार वह कामयाब हुई और उसने अंश की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से ही करवाने का फैसला लिया। साथ ही उसने अपने माँ बाप को भी मनाया और माधुरी जी और मनोज जी भी मान ही गए और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। वह लड़की भी बहुत मॉडर्न थी लेकिन दिल की बुरी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी उसकी शादी उससे करा दी। इधर अब अंश भी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने माँ बाप का ख्याल रखने लगा था। अब उनके साथ में पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था, हमेशा उनका ख्याल रखता। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। अंश को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वह अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखने लगा। साथ ही उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो कि अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, वह भी अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती और अब सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं चाहें तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।